आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हुक्मरान जमात TRS के कायदीन और कारकुनों ने धान की खरीदी के मसले पर मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ जारी एहतजाज में शिद्दत पैदा करते हुए जुमे के रोज रियासत भर की 12,769 ग्राम पंचायतों के साथ साथ सड़कों और अपने मकानात पर सियाह परचम लहराए। ये कायदीन और कारकुन सड़कों पर निकल आए और नारेबाजी करते हुए तेलंगाना में पैदा मुकम्मिल धान की फसल की खरीदारी का मरकज से मुतालबा किया। धान की खरीदारी में तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत के नामुनासिब रवैये के खिलाफ एहतजाज के सिलसिले के हिस्से के तौर पर TRS ने किसानों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर मुजाहरों का एहतमाम किया। उन्होंने मंडल और जिला मुस्तखरों पर मुजाहरे किए। वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुखन्ना और दीगर मुंतखब नुमाइंदों ने रियासत भर में अपने कैंप ऑफिस में सियाह परचम लहराए। वुज़रा इंद्रकरण रेड्डी, मल्ला रेड्डी, गंगुला कमलाकर, निरंजन रेड्डी, दयाकर राव, सत्यवती राठौर, श्रीनिवास गौड़, प्रशांत रेड्डी और अजय कुमार के साथ साथ दीगर ने इन मुजाहरों की क़यादत की। TRS के कारगुजार सदर वज़ीर तारक रामाराव ने कहा कि मरकज अवाम बिलखुसूस तेलंगाना के किसानों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि मरकज के मशवरे के बाद रियासती हुकूमत ने किसानों पर जोर दिया था कि वो रबी के सीजन के लिए धान की काश्त ना करे। ताहम जब मकामी BJP कायदीन और मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत से मुकम्मिल धान की खरीदारी की जाएगी, तो किसानों ने एक मरतबा फिर जारिया साल 35 लाख एकड़ अराजी पर धान की पैदावार की। उन्होंने सवाल किया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत के पुतले नजर आतिश करते हुए धान की खरीदारी में इम्तियाज की मजम्मत की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदारी न करने मरकज के फैसले के खिलाफ निकाली गई सियाह परचमों की रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना और मुल्क के किसानों से धोखेबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि BJP के रियासती सरबराह बंडी संजय हर वक्त अपने बयानात बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत ने किसानों से ख्वाहिश की थी कि वो रबी के मौसम में धान ना उगाएं, बंडी संजय और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा था कि मरकजी हुकूमत किसानों से हर एक दाना खरीदेगी। ताहम इस मसले पर अब ये कायदीन खामोश हैं और रियासती हुकूमत को मौरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं। ప్రభుత్వానికి మనం దింపడం కోసం మన నాయకులు బిగించినటువంటి పిడికిని మన ఉక్కు పిడికిని ఉక్కిన వేయమంటలో మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ఖమ్మం నియోజకవర్గంలో ప్రతి గులాబీ సైనికుడు రైతు పండించిన పంటని కొనడానికి కోసం మన మంత్రి వర్యులు పువ్వాడ జయకుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఈ రోజు ఎక్కి ఆ రైతు సొంత పట్టించుకుని ప్రభుత్వం పతనం అయిపోయేంత వరకు వెనక్కి తగ్గేది. वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि पाम ऑयल की काश्त के लिए तेलंगाना की ज़मीन काफ़ी मौजू है। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो धान और दीगर फसलों के बजाय पाम ऑयल की काश्त पर तवज्जो दें, जिसमें काफ़ी फ़ायदा भी है। उन्होंने आज वनपर्ती मेडिकल कॉलेज के तामीरी कामों का मुआयना करने के बाद TRS पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। बाद वज़ीर ज़राअत ने कुडुगुंटला गांव में पाम ऑयल के पौधे तैयार करने वाली नर्सरी का मुशाहिदा किया। इस मौके पर निरंजन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान भर में पाम ऑयल की काश्त की काफ़ी मांग है। मुल्क में तलब के मुताबिक पाम ऑयल तेल की तैयारी के लिए पाम ऑयल के बीज दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से हर साल
हिंदुस्तान को दीगर ममालिक से 80,000 करोड़ रुपयों के पाम ऑयल के बीज की खरीदारी करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की मार्केट में खुर्दनी तेल काफी मांग रखता है और हुकूमत इस मांग को पूरा करने से कासिर है, क्योंकि यहाँ कम मिकदार में पाम ऑयल के बीज पैदा होते हैं। हालिया दिनों से मरकजी हुकूमत ने पाम ऑयल की काश्त पर तवज्जो देनी शुरू की और इस सिलसिले में किसानों को कई तरगीबात देने का भी पेशकश किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव भी तेलंगाना में पाम ऑयल की ज्यादा से ज्यादा काश्त का मंसूबा तैयार किए हैं। आइंदा 2 साल में तेलंगाना में 20 लाख एकड़ अराजियात पर पाम ऑयल की काश्त करने का मंसूबा है। इस सिलसिले में किसानों को पाम ऑयल की काश्त की तरगीब दी जा रही है। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि आइंदा जून के बाद 3 लाख एकड़ पर पाम ऑयल की काश्त के लिए किसानों में बीज तकसीम किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने मशवरा दिया कि वो रिवायती फसलों की काश्त के बजाय फायदा पहुंचाने वाली काश्त पर तवज्जो दें। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने करीमनगर में मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के किसानों से धान की खरीदारी न करने के खिलाफ आज जगह जगह सियाह झंडे लहराने के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पंजाब और हरियाणा की तरह तेलंगाना के किसानों से भी 100% धान की खरीदारी करने के इक़दाम करें। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना के किसानों के साथ सौतेलाना सलूक कर रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR 11 अप्रैल को नई दिल्ली में एक रोज़ा भूख हड़ताल करेंगे, जिसमें रियासती वज़रा शिरकत करेंगे। మొండి వైఖరి నిరసనగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పిలుపు మేరకు ఈ రోజు కరీంనగర్ నియోజకవర్గంతో పాటు కరీంనగర్ జిల్లాతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రతి ఇంటి మీద ఒక నల్ల జెండా ఎగరేయడం రైతులు అనేవారు సుమారు 35,000 ఇళ్ల మీద కరీంనగర్ నియోజకవర్గంలో 35,000 ఇళ్ల మీద రైతు కుటుంబాలతో పాటు రైతు మద్దతుగా నగరంలో కూడా రైతుకు మద్దతుగా నల్ల జెండాలు ఎగరేయడం జరిగింది వాళ్ళ ఇంటి మీద। మేము ఈ ఉద్యమాన్ని తీవ్ర రూపం దాచుకుంటాం। ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలియకపోతే 11 నాడు అల్టిమేట్ గా మళ్ళీ ఢిల్లీలో ధర్నా పెడతాం మేమందరం। ఆ రోజు కనువిప్పు కాకపోతే హర్యానా రైతులు పంజాబ్ రైతుల యొక్క ఉద్యమాన్ని చూశారు, అంతకు తీవ్రంగా ఉంటుంది ఈ ఉద్యమం। ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏర్పడేది 1965 జూన్ 14న। మరి అప్పటి నుంచి కొనుగోలు చేస్తుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో। అప్పటి నుంచి కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఇబ్బంది లేని ఈ సంవత్సరం మీకు ఎందుకు ఇబ్బంది వస్తుంది? అప్పటి నుంచి ఎలా కొనుగోలు చేస్తున్నారో అలాగే కొనుగోలు చేయి। దీన్ని ఆ పరిణామం తీసుకొని తెలంగాణలో పండించే పంటలు బేషరతుగా ఏ పంట పండించారనేది రైతు నిర్ణయానికి వదిలేయండి। కాబట్టి కొనవలసిన బాధ్యత మీదే, రాజ్యాంగం మాకు కల్పించిన హక్కు కాబట్టి మొండి వైఖరి నిరసనగా वजीर अफजाइश मवेशियात तलसनी श्रीनिवास यादव ने आज हैदराबाद के हाईटेक्स में फूड एंड डायरी एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी मौजूद थे। बादशाह मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि डायरी इंडस्ट्री की तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन मदद कर रही है। तेलंगाना की तश्कील के बाद डायरी इंडस्ट्रीज पर नुकसान से बाहर उसे निकाला गया। इसके लिए रियासती हुकूमत ने बजट में अलहदा रकम भी मख्तस की थी। उन्होंने कहा कि विजय डायरी को दूध सरबराह करने वाले किसानों को फी लीटर 4 रुपये इंसेंटिव दिया जा रहा है। इस तरह का इंसेंटिव मुल्क की दीगर रियासतों में नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि विजय डायरी की जानिब से दूध के अलावा दूसरे तैयार होने वाले दीगर अशिया भी तैयार की जा रही हैं, जिसकी काफ़ी मांग है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इक़दाम से विजय डायरी का टर्नओवर 650 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसे आइंदा साल 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का मंसूबा है। हैदराबाद में जो डिमांड है वो भैंस के दूध का ज्यादा डिमांड है, गाय के दूध का डिमांड नहीं। हम पास पूछते लोग, जब हम दूध बेचते थे हमारे मिनिस्टर साहब से कहता हूँ साहब इसमें गाय का तो गिलावा नहीं पूछते, हमको प्योर बफेलो मिल्क चाहिए, क्योंकि हम हैदराबादी चाय पीते हैं। हैदराबाद में हैदराबादी बिरयानी और ईरानी चाय बहुत मशहूर है। तो ईरानी चाय बनती है तो ये भैंस के दूध से बनती है। तो डेयरी फार्म से नेक्स्ट टाइम पे हमें बहुत फायदा होगा। इसलिए हमारे सीएम साहब ने दलित बंधु स्कीम लाई है। दलितों के लिए हर फैमिली को 10 लाख रुपए दे रहे हैं, उनके लिए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस मामले में हमारे मिनिस्टर साहब तलसानी श्रीनिवास यादव साहब बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद में दूध का बहुत बड़ा शॉर्टेज है। अभी बताया गया कि हमारे पास 35% हम हैदराबाद में प्रोडक्शन निकालते हैं, 70% प्रोडक्शन महाराष्ट्र से कर्नाटक से आ रहा है। तो हम जहां तक हो सके हैदराबाद में डेयरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। और डेयरी इंडस्ट्री बहुत यकीनन थोड़ा टफ तो जरूर है, मगर हमें ट्रेनिंग दी जाए। और हमारे खासतौर से इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत से फार्मर्स आते हैं, उनको अगर आप अच्छी तरीके से समझाएं कि डेयरी किस तरह करना चाहिए। और डेयरी में स्मॉल डेयरी की बहुत ज्यादा डिमांड है,
क्योंकि बड़े डेयरी चलाना है तो बड़ा मुश्किल होता है। पर एक आदमी अगर 10-10 लाख रुपए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब दलितों को दे रहे हैं, अगर एक 10 आदमी मिल जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, और 10 मिलियन डेयरी में काम कर लेंगे तो मंथली 30,000 ले लेंगे। वो लोग तो 300-400 रुपए के रोज के लिए मजदूरी को जाते हैं, रोज 1000 रुपए मिलेंगे, खुद भी काम करेंगे तो डेयरी इंडस्ट्री डेवलप होगी। उसके लिए हमारे जिम्मेदारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमारे डायरेक्टर साहब से भी हमारे अप्रूव है कि एक अच्छे से ऐसे काउंसिल लगाते हुए हमारे लिए जहां जहां भी डेयरी फार्म विलेजेस में भी लगाकर उन्हें अच्छा ट्रेन कीजिए कि डेयरी किस तरह करना चाहिए। और मैं खास तौर से हमारे मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। कहीं नहीं है हमारे तेलंगाना के अंदर मोबाइल सर्विस है डेयरी फार्मर्स को। अगर डेयरी फार्मर्स को नंबर डायल करते हैं तो यहाँ से खुद मोबाइल गाड़ी आकर फार्मर्स के घर पर आकर जानवर का ट्रीटमेंट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जानवर का सबसे अहम चीज है ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली हो चुका है। प्राइवेट अगर कराएंगे हैदराबाद में जो डिमांड है वो भैंस के दूध का ज्यादा डिमांड है, गाय के दूध। उर्दू जबान की अहमियत क़यामत तक कम नहीं होगी, बशर्ते कि अपने घरों में उर्दू के माहौल को जिंदा रखें और अपनी औलाद को उर्दू जबान लिखना पढ़ना सिखाएं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बाग़-ए-अमा में वाक़े अबुल कलाम आज़ाद नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा नादिर व नायब पुरानी नुस्खों की नुमाइश तकरीब को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि माजी में इस इंस्टीट्यूट की अहमियत गैर मामूली थी, जिसमें 30,000 से ज़्यादा नायब व नादर किताबें थीं, जिनमें गैर मामूली मखतूतात भी शामिल थे, मगर किताबों की सही देखभाल न होने की वजह से कई किताबें नाकारा हो चुकी हैं। फिलहाल किताबों की तादाद 13,000 तक महदूद हो गई। वज़ीर मौसूफ ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा तो बाकी किताबें भी ख़त्म हो जाएंगी, और कहा कि अबुल कलाम आज़ाद नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में अदबी और मजहबी सेमिनार्स, सिम्पोजियम, वर्कशॉप्स और महफिलें मुनक़्क़िद की जाती हैं। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि अपनी तहजीब व सकाफ़त को महफूज करें ताकि आने वाली नस्लों को अपने आबा व अजदाद के कारनामों को याद रखने में आसानी हो। मैं उनका मुकदम करता हूँ। मैं सैयद उमर जलील साहब जनाब सैयद मूसा साहब वहां से 30-40 किलोमीटर पर था, और इतना क्या था, मैं भी बहुत गुजरा गया था। वो साहब को मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, जब हम पागल कर रहे थे मक्के से वहां पे जाता हूँ और परेशान हो गए। अरे साहब मतलब अगर क्या है आपको डॉक्यूमेंट आप भी जो आराम से निकालते हुए गाड़ी में बिठा के यहाँ तक जाएंगे ये नंबर में बात करा सकता कहता तो बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट की कितनी इज्जत। जब हमें किया गया तो उसे डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो डॉक्यूमेंट में आगे डॉक्यूमेंट नहीं है गाड़ी, फिर उससे पूछा गया मुझे तो और याद ही नहीं है। वो दूसरी ट्रांसलेशन करके बताया कि हिंदी को बाकी बात हो रही है, फिर वो बात हो रही है कहाँ से आए तो हैदराबाद से तेलंगाना निजाम से कर रहा हूँ वो मेरा वजीर है चाहिए याद रख दिया हैदराबाद की इज्जत है। दूसरी बात बताता हूँ, मैं जब म्यूजियम देखने के बाद मैं एक बात था कि म्यूजियम जो किताबत है ये उससे अच्छी हमारे हैदराबाद में करते हैं। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे किताबत करने वाले लोग हैं, मुझे भी काफी नुस्खे दिए गए किताबत करने वाले ये है, तो मैं सबका तीनों लोगों का भी से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव की अपील पर आज रियासत भर में किसानों ने अपने अपने मकानात पर स्याह परचम लहराते हुए ये साबित कर दिया कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ केसीआर हुकूमत की शुरू करदा जद्दोजहद में वो साथ देंगे। निजामाबाद जिले के वेलपुर मंडल मुस्तकर पर वजीर मौसूफ ने अपनी क़यामगाह पर स्याह परचम लहराते हुए मरकजी हुकूमत से धान की खरीदारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को दिल्ली में चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में धान की खरीदारी के मसले पर महाधरना मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें टीआरएस के तमाम अरकान मुखन्नना और कायदीन शिरकत करेंगे।
టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ రైతుల పక్షాన గత వారం రోజుల నుంచి వివిధ కార్యక్రమాలు పోరాట కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నది. మొట్టమొదలుగా ఏకైక డిమాండ్ తెలంగాణలో పండిన వడ్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం 100% కొనాలి. ఎట్లనైతే వేరే రాష్ట్రాల్లో కొంటున్నారో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా కొనాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద వివక్ష చూపించకండి, తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద కక్షపూరిత వైఖరి మానుకోండి అని చెప్పి డిమాండ్ తోటి మరి మొట్టమొదలుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు, మండలాలు, పిఏసిఎస్లు, జిల్లా పరిషత్లు, డిసిఎంఎస్లు, డిసిసిబిలు ఇట్లా అన్ని స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధుల తీర్మానాలు నరేంద్ర మోడీ గారికి పంపించడం జరిగింది. మరి ఇప్పటిదాకా ఉలుకు పలుకు లేదు. దాని తర్వాత రాష్ట్రంలోని అన్ని మండల స్థాయిలో ఇదే డిమాండ్ తోటి దీక్షలు చేపట్టడం జరిగింది రైతులతో. ఇప్పటికీ ఇంకా ఉలుకు పలుకు లేదు. దాని తర్వాత జిల్లా స్థాయిలో కూడా రైతులతో కలిసి దీక్షలు చేయడం జరిగింది. నిరసన वजीर महबूब बराए खवातीन अतफाल सत्यवती राठौर ने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से चंद्रशेखर राव हुकूमत को तहलील कर देने से मुतालिक किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए सत्यवती राठौर ने कहा कि गवर्नर का रवैया बीजेपी के कारकुन की तरह है। उन्होंने कहा कि तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से ये कहना मुनासिब नहीं है कि अगर गवर्नर चाहे तो हुकूमत को गिरा सकती है। उनके इस रिमार्क्स के बाद ये वाज़ेह हो गया कि गवर्नर के दिल में हुकूमत के ताल्लुक से कितना बोगस है। उन्होंने कहा कि गवर्नर का ये रिमार्क तेलंगाना हुकूमत को धमकी देने के मुतादिफ है। सत्यवती राठौर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खवातीन का काफ़ी एहतराम करते हैं, ऐसे में चीफ मिनिस्टर पर गलत इल्ज़ामात आयद करना मुनासिब बात नहीं है। उन्होंने कहा कि गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की दिल्ली में बीजेपी कायदीन से मुलाकात के बाद इस तरह के रिमार्क्स किए हैं। उन्होंने गवर्नर से सवाल किया कि 100 से ज़ायद अरकान असेंबली रखने वाली टीआरएस हुकूमत को किस तरह गिराया जा सकता है। उन्होंने गवर्नर से कहा कि साबिक में एनटी रामाराव की हुकूमत गिरा देने के बाद क्या हुआ था, इसे नहीं भूलना चाहिए। वजीर सत्यवती राठौर ने कहा कि अगर गवर्नर की तौहीन की गई तो उन्हें यही बात करनी चाहिए। दिल्ली में वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकात करते हुए रियासती हुकूमत को धमकाने वाले बयान देना गलत बात है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड शर्मा ने आज हैदराबाद में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव से मुलाकात की। उन्होंने बादशाही सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें अपने दोस्त और वजीर आईटी तेलंगाना तारक रामाराव उनकी अहलिया से हैदराबाद में मुलाकात पर मसरत हुई। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैदराबाद के दौरे पर थे। उन्होंने प्रगति भवन में केटीआर से मुलाकात की। समझा जाता है कि दोनों कायदीन की मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर और पहलुओं का अहाता किया गया। वजीर आईटी ने मेघालय और तेलंगाना के दरमियान ताल्लुकात और तिजारत के बारे में बातचीत की। रियासत में हुकूमत और गवर्नर के दरमियान जारी सर्द जंग के दौरान तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने आज गवर्नर को मशवरा दिया कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अपने खानदान में पैदा होने वाले मसाइल से बचने के लिए गवर्नर के मसले को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर पर उनके फर्जंद केटी रामाराव को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर का अपने अरकान खानदान से ये कहना है कि फिलफौर ये नामुमकिन है क्योंकि गवर्नर से उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में कई ऐसे मामलात हैं जिसमें गवर्नर मुदाखलत कर सकती हैं, लेकिन वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के यूनिवर्सिटीज़ में कई जायदादों के मखलुआ पाए जाने की गवर्नर ने खुद रिपोर्ट पेश की है। इस मामले में तमिलिसाई को अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए। तालीम, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मसाइल का जायजा लेते हुए गवर्नर कार्रवाई कर सकती है। अब गवर्नर की चाहे तो हुकूमत गिरा सकती हूँ बोल के अभी कहा या नहीं कहा, मगर जब असेंबली शुरुआत करना है तो गवर्नर का इजाज़त लेना ही है। अगर बजट स्पीच में गवर्नर का अगर बात करने में गवर्नर स्पीच अगर नहीं रखना चाहता था तो अगर डिले किए तो विद इन 6 months कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, असेंबली रन करना है, असेंबली चलाने का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। अगर गवर्नर परमिशन नहीं दिए तो असेंबली होता ही नहीं था। इसका नतीजा निकलेगा सरकार गिराने का। वो बात को गवर्नर जी समझाने के लिए कोशिश की है शायद, मतलब मैं प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, प्रदेश सरकार को तकलीफ देने के लिए हम लोग सोच रहे नहीं बोल के गवर्नर ने जो स्टेटमेंट, मैं इतना समझता हूँ। राष्ट्र पुनर्विभजन चट्टम 2014 प्रकारम రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం 2014 ప్రకారం
ఉమ్మడి రాజధాని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధి గవర్నర్ గారి పరిధి విచక్షణ అధికారాలు कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान पवन खेड़ा ने मुल्क में बढ़ती महंगाई के लिए मरकज की बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की केसीआर हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए हैं। 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए, हमारे खिलाफ गए रिजल्ट। भारतीय जनता पार्टी जीती। जब चुनाव का प्रचार चल रहा था तब राहुल गांधी ने सबको चेतावनी दी थी कि ज्यों ही चुनाव खत्म होगा पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी। जैसा कि राहुल गांधी की पहले की सारी चेतावनियां हमेशा सही रही, वो कोविड से संबंधित हो या हर मुद्दे पर उस व्यक्ति ने, उस नेता ने पहले ही आपको आगाह कर दिया कि ये होने वाला है और वही हुआ। हर सुबह गुड मॉर्निंग हैदराबाद मोदी जी बोलते हैं और 80 पैसा बढ़ा देते हैं, पेट्रोल का, डीजल का, सबका। पिछले 7 सालों में 26 लाख करोड़ सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल और डीजल पर मोदी सरकार ने आपसे और हमसे लिया है। 26 lakh crore just out of excise duty on petrol and diesel has been earned from you and me by the Modi government. कोई हिसाब नहीं है उसका। निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं कि वो कोविड का इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन लगा वो उसी पैसे से आया। उसका हमने कैलकुलेशन किया एक दिन, रेवंत जी और हम बात कर रहे थे, 1,26,000 करोड़। कोई और मंत्री कहता है जो मुफ्त में राशन बट रहा है वो उस पैसे से आया, उसका भी कैलकुलेशन कर लिया, 1 लाख करोड़ और मान लीजिए। 24 लाख करोड़ का हिसाब बताइए, अब कोई नहीं बताएगा। ये तो हुआ पेट्रोल और डीजल। रसोई गैस, मैं पूरे आंकड़े आपको दे रहा हूं, प्रेस रिलीज श्रवण जी आपको दे देंगे थोड़ी देर बाद। रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी और जो इस स्टेट में कांग्रेस पार्टी बार बार सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासती हुकूमत पर रियल एस्टेट ब्रोकर का रोल अदा करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की रहनुमाई में पूरे मुल्क में सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले खानदानों को मुफ्त अराजी देते हुए खुशहाल जिंदगी गुजारने का तोहफा दिया था। लेकिन टीआरएस हुकूमत उन गरीब आवाम की जमीनात को जबरदस्ती हासिल करते हुए कॉरपोरेट्स को फरोख्त कर रही है और अपनी तिजोरियां भर रही है। आज अपने बयान में कायदे खजाना ने अवाम को तयखुन दिया कि कांग्रेस के इख्तिदार में वापसी के साथ ही उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। नायब सदर नशीन ऑल इंडिया किसान कांग्रेस एम कोदंडा रेड्डी ने वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव पर इल्जाम लगाया कि वो खुफिया मकसद के तहत अपने पसंदीदा ओहदेदारों के हमरा तफरीक कर रहे हैं और रियासत में सरमायाकारों को मदऊ करने का दावा किया जा रहा है। कोदंडा रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए केटीआर से सवाल किया कि क्या वो 8,000 करोड़ की सरमायाकारी के जरिए तेलंगाना को आलूदगी फैलाने वाले केमिकल कंपनियों के क़याम के जरिए रियासत में माहौलियाती आलूदगी को फरोग देना चाहते हैं। कांग्रेस कायद ने केटीआर को चैलेंज किया कि वो अपने अमेरिका के दौरे के हकीकी मकासद से अवाम को वाकिफ करवाएं। కేసీఆర్ గారి కుటుంబాలు అనేక కంపెనీలలో లాభాలు వచ్చే కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టుకున్నారు మీరు. అందుకే మీరు ఆయా కంపెనీలకు ఉదారంగా పేదల భూములు పంచిపెడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో ఎక్కడ కూడా ఒక గుంట భూమి కూడా ఇట్లాంటి కంపెనీలకు, ఏ కంపెనీ అయినా ఉండండి, ఆ కంపెనీలకు మేము बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने हैदराबाद में ड्रग्स केस के सिलसिले में पुलिस कार्रवाई पर तबसरा करते हुए कहा कि ड्रग्स के मामले पर तैयार करदा उड़ता पंजाब फिल्म की तर्ज पर उड़ता हैदराबाद फिल्म तैयार करने की सूरत हाल पैदा हो रही है। बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस हुकूमत की बदतरीन शिकस्त के लिए ड्रग्स का मामला ही जिम्मेदार है।
पंजाब में ड्रग्स इतनी आम हो गई थी कि अवाम ने कांग्रेस को इख्तिदार से बेदखल कर दिया। अब हैदराबाद में भी पंजाब की तरह ड्रग्स आम होता जा रहा है। हैदराबाद के अफराद बिलखुसूस वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका एहसास है कि कहीं उनके बच्चे ड्रग्स की लत में ना पड़ जाएं। बंडी संजय ने कहा कि हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के 15 मुलाजिमीन को ड्रग्स के इस्तेमाल पर मुलाजिमत से हटा दिया गया। इससे हैदराबाद में ड्रग्स के इस्तेमाल की शिद्दत का पता लगाया जा सकता है। గవర్నర్ విషయంలో అది భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిన ఇష్యూ కాదు. అది గవర్నర్ కు ప్రభుత్వానికి జరుగుతున్న మధ్య సంబంధించిన ఇష్యూ. గవర్నర్ అనేది వ్యవస్థ అనేది రాజ్యాంగబద్ధమైన వ్యవస్థ కాబట్టి ఏ పార్టీ ఉన్నా ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా గౌరవప్రదమైనటువంటి రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి ఆ గవర్నర్ వ్యవస్థను గౌరవించాల్సినటువంటి బాధ్యత రాజ్యాంగం మీద నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకు ఉంటుంది. రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించాలని ఆలోచన ఉంటుంది. మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాజ్యాంగాన్ని తిరిగి రాస్తాడు కదా అది గౌరవిస్తాడు. ఈయన ముఖ్యమైన ప్రధానమంత్రి అయితే నాటినే ప్రధానమంత్రి అయితే గవర్నర్ తీసేస్తారు కావచ్చు. ఈయన ఇంకెక్కువ దేశ ప్రధానమంత్రి అది ఐక్యరాజ్య సమితి పోతాడు. అసలు ఈ దేశాలకు మొత్తం ప్రపంచం నేనే శాసిస్తాను కావచ్చు. बीजेपी के तर्जुमान व साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने में नाकाम हो गई है। ड्रग्स केस को ब्लैकमेलिंग के लिए खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक हुकूमत ने ड्रग्स केस से मुतालिक तफसीलात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या SIT के हवाले नहीं की है। इस मामले में चीफ सेक्रेटरी नाकाम साबित हुए हैं। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाय शर्मिला की पदयात्रा आज 49वें दिन में दाखिल हो गई। आज उन्होंने खम्मम जिले के पालेरू मंडल के अलावा दीगर देहातों की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। उन्हें तयक़ुन दिया कि वो उनके मसाइल की यकसोई तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 7 मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए 300 तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को असरी तरबियत फराहम कर रहा है ताकि बेरोजगार नौजवान अपने कारोबार का खुद आगाज कर सके। आज मीडिया से बात करते हुए चीफ मैनेजर CPIT AK राव ने कहा कि इस तरबियती प्रोग्राम को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। मिशन ऑपरेटर लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम स्पॉन्सर की है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग अंडर CSR स्कीम में हो रहा है। ये लड़का अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए यहाँ ट्रेनिंग हो रहा है। ऑपरेटर लेवल ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे मिशन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मिशन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग, मिशन ऑपरेटर एक्सट्रूजन, मिशन ऑपरेटर ब्लो मोल्डिंग, मिशन ऑपरेटर। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने हैदराबाद में एक ट्रैफिक होमगार्ड को उसकी नेक नियति से अपने फराइज अंजाम देने पर न सिर्फ उसकी सताइश की बल्कि उसे बरसर-ए-आम गुलदस्ता पेश करते हुए सबको हैरतज़दा कर दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जुमे की सुबह एबिट्स के बाबू जगजीवन राम मुजस्समे पर कार रोककर होमगार्ड अशरफ अली से मुलाकात की और गुलदस्ता पेश किया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा रोजाना अपनी सरकारी रिहायशगाह से एबिट्स के रास्ते हाईकोर्ट जाते हैं। ट्रैफिक होमगार्ड अशरफ अली उस वक्त एबिट्स में बाबू जगजीवन राम मुजस्समे पर ड्यूटी देते रहते हैं। चीफ जस्टिस ने हर रोज इस बात का मुशाहिदा किया कि अशरफ अली नेक नियति से फराइज अंजाम दे रहे हैं। चीफ जस्टिस जो इस सिलसिले में होमगार्ड की कारकर्दगी से काफी मुतासिर हुए थे, उन्होंने जुमे की सुबह अपने काफिले को बाबू जगजीवन राम मुजस्समे के पास रोका और होमगार्ड अशरफ अली को शाबाशी देते हुए गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में दिन ब दिन इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आम आदमी काफी परेशान है। ऐसे में तमिलनाडु में हुई एक शादी के मौके पर दुल्हा दुल्हन को पेट्रोल और डीजल के बोतल तोहफे में दिए गए। इस तोहफे को देखकर मौजूद मेहमानों के साथ साथ दुल्हा और दुल्हन भी हैरतज़दा रह गए। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।